to all. Myself, Dr. Sonali Rajdev, Department of Biochemistry. Today we are going to learn about a technique, enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA. It's a very important and nowadays usually बहुत सारे एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिसीजेस के और हॉर्मोनल पेप्टाइड्स इन सब के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम बेसिकली एलाइजा को यूज करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एलाइजा, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एलाइजा एंड रिया. So now ELISA is a non-isotopic immunoassay. एक non-isotopic immunoassay है. As you all know about RIA in my last video, in radio immunoassay we are using radio leveled antigen. radio leveled antigen यूज करते हैं और ELISA जो है वो completely non-isotopic है. An enzyme is used as a label in ELISA in place of radioactive isotopes employed in RIA. जो मैंने अभी आपको बताया है, रिया में हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलाइजा में हम एंजाइम का यूज करते हैं. लेबल्ड एंजाइम होता है, इसका नाम भी मैं आपको आगे बताऊंगी, पूरी प्रोसीजर में हम ये बात देखेंगे. उस पर्टिकुलर एंजाइम का यूज करते हैं हम, लेकिन रिया में हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं. ELISA is as sensitive as or even more sensitive than RIA. ELISA सेंसिटिव तो है, लेकिन अगर हम रिया से कंपैरिजन करें तो वो और ज्यादा सेंसिटिव है. In addition, there is no risk of radiation hazard in ELISA. अगर रिया से कंपैरिजन की बात करें तो जो ELISA है उसमें रेडिएशन हैजार्ड जो होता है तो कोई रिस्क नहीं होता है. मैंने आपको डिसएडवांटेज ऑफ रिया में बताया था कि रेडिएशन हैजार्ड जो है बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं रिया में, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए रिया का. ELISA is a plate-based assay technique designed for detecting and qualifying soluble substances such as peptide, protein, antibodies and hormones. ELISA एक plate-based technique है. अभी हम प्लेट भी देखेंगे, पॉलीस्टीरीन की जिसकी सरफेस होती है, वो डिजाइन की जाती है डिटेक्टिंग द क्वालिफाइंग सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज पेप्टाइड, प्रोटीन, एंटीबॉडी एंड हार्मोन्स के लिए, उनके डिटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं. नाउ यू कैन सी अ प्लेट डायग्राम screen. ELISA is a common laboratory technique which is used to measure the concentration of an analytes in solution. I already told you in my RIA video कि एनालाइट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एंटीबॉडी भी हो सकते हैं और एंटीजन भी हो सकते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ELISA जो है कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक है which is used to measure the concentration of analytes. एनालाइट्स मींस आप एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं और एंटीजन की कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं सॉल्यूशन में. ये प्लेट्स आप देख रहे हैं जो ELISA में बेसिकली यूज होती है. नाउ इन द कमिंग वन, व्हाई नोन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. हम इसे क्यों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे बोलते हैं? आप देख सकते हैं हाइलाइटेड फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सिंगल वर्ड. एंजाइम का E, लिंक्ड का L, इम्यूनो का I, सॉर्बेंट का S और एसे का A. इस सबसे मिलके हमने बनाया है ELISA इन शॉर्ट. Antigen antibody of interest is absorbed onto plastic surface. जो हमने आपको प्लेट का जो डायग्राम दिखाया था, बेसिकली उसी में ही हम जो एंटीजन एंटीबॉडी जो इसका हमें डिटेक्शन करना है उसको हम एब्जॉर्ब करवाते हैं. उस सरफेस को हम बेसिकली बोलते हैं सॉर्बेंट, जिसके ऊपर हम एंटीजन एंटीबॉडी को जिसका हमें डिटेक्शन करना है उसको हम वहाँ पे एब्जॉर्ब करवाते हैं. सेकेंड है एंटीजन इज रिकॉग्नाइज बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी. जो भी एक एंटीजन है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा, इसलिए वो इम्यूनो है. ठीक है.
immunospecific है basically. This antibody is recognized by second antibody which has enzyme attachment. इस second antibody के साथ एक enzyme attachment रहता है. अभी इससे पहले हमने देखा कि जो एलाइजा है उसमें हम एंजाइम का यूज करते हैं और रिया में हम बेसिकली रेडियो लेबल्ड आइसोटोप का यूज करते हैं. तो ये जो सेकेंड एंटीबॉडी है इसी के साथ वो पर्टिकुलर एंजाइम अटैच होता है, इसलिए हम इसको एंजाइम लिंक्ड बोलते हैं. सबस्ट्रेट रिएक्ट विद एंजाइम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूजुअली कलर्ड. ये कलर्ड कैसे होता है ये भी अभी हम रिएजेंट देखेंगे पूरे कि कौन कौन से रिएजेंट हम यूज करते हैं और उनका कंपोजिशन क्या होता है. स्टेप वाइज एक मैं बताऊंगी आपको. तो सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम से रिएक्ट करता है और एक कलर कंपाउंड जो है प्रोड्यूस करता है जो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट मिलता है विच इज ए कलर फॉर्म. अब रिया किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ रिया. तो रिया इज बेस्ड ऑन द इम्यूनोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. रिया जो है इम्यूनोकेमिकल प्रिंसिपल होता है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है. दोनों ही स्पेसिफिक है एक दूसरे के लिए. बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं लॉक एंड की कंसेप्ट के थ्रू कि जो लॉक एंड की कंसेप्ट होता है वैसे हम समझ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एक ताला है उसके लिए एक स्पेसिफिक चाबी है वो उसी से ही खुल सकता है ना. सेम वैसे ही यहाँ पर एलाइजा जो है काम करता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू. एंटीजन यहाँ पर की होती है और एंटीबॉडी यहाँ पे लॉक होता है. की फिट्स इनटू द लॉक, पर्टिकुलरली जाके वो फिट हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी में. एंजाइम कंजुगेट सबस्ट्रेट बाउंड टू अ सेकेंडरी एंटीबॉडी that binds with the antibody antigen complex. एंजाइम कंजुगेट सबस्ट्रेट जो होता है वो बाउंड करता है बेसिकली सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ. जो हम एंजाइम है उसको हम किसके साथ लिंक करवाएंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ. और फिर हम अल्टीमेटली बनाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ. यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ ही हम एंजाइम को लिंक करवाते हैं. यहाँ पे एक आपको चार्ट दिख रहा है, पूरा टेबल फॉर्म है सॉरी, जहाँ जो हम रिएजेंट यूज करते हैं एलाइजा में उसका. रिएजेंट कौन कौन से होते हैं इसी सीक्वेंस की हम बात करेंगे. देखिए यही सीक्वेंस याद रखने की बात है. सबसे पहले कोटिंग बफर होगा, सेकेंडरी डायल्यूटिंग या वॉशिंग बफर है, फिर आपका ब्लॉकिंग बफर है, फिर एंजाइम है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है एंड द लास्ट वन इज स्टॉप सोल्यूशन. इसी सीक्वेंस में हम बेसिकली एलाइजा को परफॉर्म करते हैं. यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली चीज है वो है एंजाइम विच इज हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज HRPO. ये एंजाइम हम यूज करते हैं एलाइजा में विच इज अटैच्ड टू द सेकंड एंटीबॉडी. ठीक है. नाउ ब्लॉकिंग बफर जो है बोवाइन सीरम अल्ब्यूमिन BSA, बोवाइन सीरम अल्ब्यूमिन, ये ब्लॉकिंग बफर है. ये एक्चुअल में ब्लॉक का काम करता है. रेस्ट ऑफ द जितने भी प्रोटीन फाइल्स होते हैं हम उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है. जिसको एक्चुअल में हमें डिटरमाइन करता है बस इसी को ही छोड़ के बाकी सबको ब्लॉक कर देता है. इससे हमें स्पेसिफिक डिटेक्शन करने में आसानी होती है. नाउ जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट है विच इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. अल्टीमेटली जो हमें कलर्ड प्रोडक्ट मिलेगा वो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की हेल्प से मिलेगा विच इज ट्राई मिथाइल बेंजीडिन TMB. तो नाम याद रखिएगा. ब्लॉकिंग बफर जो है आपका BSA है, बोवाइन सीरम अल्ब्यूमिन. क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है TMB ट्राई मिथाइल बेंजीडिन. और एंजाइम जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं विच इज HRPO हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंजाइम. कोटिंग बफर और डायल्यूटिंग बफर को जो हम फॉस्फेट बफर की स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ बनाते हैं. ठीक है. एंड स्टॉप सॉल्यूशन जो रहता है वो 0.5 m H2SO4 का रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है. ये आपको याद रखना है. नाउ किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं, प्रोसीजर एक देखते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं हम, एंटीबॉडी अगेंस्ट द प्रोटीन टू बी डिटरमाइन इज फिक्स्ड ऑन द इनर्ट सॉलिड सच एज पॉलिस्टीरीन. जो सरफेस होती है, जो प्लेट मैंने आपको बताई थी वो इनर्ट सॉलिड सरफेस होती है जो उसको हम पॉलिस्टीरीन की बनी होती है बेसिकली. उस पे हम उस एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, उस प्रोटीन के अगेंस्ट में हम जिसको हमें डिटरमाइन करना है उसके अगेंस्ट में उस एंटीबॉडी को फिक्स्ड करते हैं सबसे पहले. उसके बाद मैंने आपको बताया था फिर हम यूज करेंगे ब्लॉकिंग बफर का. ब्लॉकिंग बफर क्या करता है, जो रिमेनिंग प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स होती है उनको ब्लॉक कर देता है, यानी भी बची हुई साइट से, ताकि कोई दूसरा प्रोटीन जो है उस पे जाके कोई सी एंटीबॉडी अटैच ना हो सके. तो ब्लॉकिंग बफर करा. थर्ड हम करते हैं नेक्स्ट सुटेबल प्राइमरी एंटीबॉडीज एडेड.
फिर हम क्या करते हैं, सुटेबल जो है उसके लिए हम प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करते हैं. नाउ अ सुटेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी HRPO conjugate is then added to which recognize and bind to the primary antibody. एक सुटेबल सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि HRPO कंजुगेट है और रेडिस पेरोक्सीडेज एंजाइम ऑलरेडी उससे कंजुगेट है, उसको हम क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वो टू विच रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी. ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है जिससे HRPO कंजुगेट है, वो जाके क्या करता है, प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है. नाउ TMB जो है, ट्राइमिथाइल बेंजीन जो है, वो यहाँ के क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और कन्वर्ट कर देता है HRPO टू डिटेक्टेबल डैम, मतलब जो आपका हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसको डिटेक्टेबल वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर देता है, कलर फॉर्म बनाकर. बेसिकली ट्राइमिथाइल बेंजीन यहाँ पर क्या है, आपका क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है आपका TMB. ठीक है. नाउ अब टाइप्स ऑफ एलाइजा, ये आपको सीक्वेंस जो है ओवरऑल बेसिकली हम कैसे परफॉर्म करते हैं ये मैंने आपको स्टेप बाय शॉर्ट में थोड़ा सा समझाया है. नाउ एलाइजा के टाइप्स कितने होते हैं, बेसिकली 3 टाइप की एलाइजा होती है, डायरेक्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव और मल्टीपल एंड पोर्टेबल. हमने क्या किया है, नॉन कॉम्पिटिटिव को 3 सब डिवाइडेशन किया है, which is direct, indirect and sandwich ELISA. So now coming to the first non-competitive ELISA. इसके अंदर सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट ELISA. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नाम ही इसका बता रहा है कि it use a primary labeled antibody that react directly with the reagent antigen. सॉरी, जो प्राइमरी लेबल्ड एंटीबॉडी होती है ना, उसी को हमने लेबल्ड कर दिया है, वो डायरेक्ट रिएक्ट कर जाती है एंटीजन से. It can be performed with the antigen that is directly immobilized on acid. ये क्या कर सकती है, डायरेक्टली जो है वो जो एंटीजन है उससे डायरेक्टली मोबिलाइज टू द एसिड प्लेट, जिसको हमने डायरेक्टली जो प्लेट है उसके ऊपर इमोबिलाइज्ड वाली कंडीशन में रख दिया. Not widely used but common for immunohistochemical staining of cell and tissue. बहुत वास्ट लेवल पे डायरेक्ट एलाइजा का यूज नहीं किया जाता है, बट हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू इन दोनों की डिटेक्शन के लिए बोलो या उनकी स्टडी के लिए बोलो, हम इसका यूज करते हैं डायरेक्ट एलाइजा. नाउ इनडायरेक्ट एलाइजा, it utilizes a primary unlabeled antibody in conjugation with a labeled secondary antibody. ये क्या करती है, जो प्राइमरी अनलेबल्ड एंटीबॉडी होती है उसको कंजुगेट कर देती है लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी से ना. सेकेंडरी एंटीबॉडी है स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी एंटीबॉडी, ये तो हमको पता ही है कि स्पेसिफिक होनी ही चाहिए. जो सेकेंडरी लेबल्ड एंटीबॉडी जो है वो ऑलरेडी प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए. यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं, एंटीजन है, प्राइमरी एंटीबॉडी जो है डायरेक्ट एलाइजा की अगर हम बात करें तो प्राइमरी एंटीबॉडी डायरेक्टली कंजुगेट हो जाती है एंटीजन से और हमें सबस्ट्रेट जो है वो कलर चेंज कर लेता है अपना. ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया. अब इनडायरेक्ट एलाइजा में हमने क्या किया है, आप एंटीजन देख सकते हैं, तो प्राइमरी एंटीबॉडी जो कंजुगेटेड है वो अब हमने क्या किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने भी उसमें ऐड करी है जो डायरेक्टली प्राइमरी एंटीबॉडी से कंजुगेट हो जाती है और सबस्ट्रेट जो है अपना कलर चेंज करके हमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट देता है. ठीक है. नाउ सैंडविच एलाइजा, नॉन कॉम्पिटिटिव एलाइजा की बात कर रहे हैं, इसको थर्ड वन है सैंडविच एलाइजा. सैंडविच का मतलब ये है कि 2 ब्रेड होगी, उसके बीच में आपने स्टफिंग रखी होगी. सेम वैसे यहाँ पर होता है कि सैंडविच एलाइजा में हम क्या करते हैं, एंटीजन लाइक ट्यूमर मार्कर, हार्मोन, सीरम प्रोटीन में भी डिटरमाइन, बहुत यूज में आने वाली टेक्निक है ये सैंडविच एलाइजा. इसमें हम ट्यूमर मार्कर, हार्मोन, सीरम प्रोटीन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. एंटीजन इन द सैंपल बाइंड विद द कैप्चर एंटीबॉडी एंड बिकम इमोबिलाइज्ड. एंटीजन जो है जो सैंपल में है वो क्या करता है, बाइंड कर लेता है कैप्चर्ड एंटीबॉडी से और बिकम इमोबिलाइज्ड, एक जगह पर वो फिक्स हो जाता है. Now the antibody of the enzyme conjugate bind with the immobilized antigen to form a sandwich of antibody, antigen, antibody. जैसे आप पहले एंटीजन को क्या किया, जो सैंपल में था उसे इसने कैप्चर्ड एंटीबॉडी में उसको इमोबिलाइज कर दिया पकड़ के,
अब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो ऑलरेडी एंजाइम से कंजुगेटेड है वो आकर बाइंड हो जाएगी इस इमोबिलाइज्ड एंटीजन से टू फॉर्म अ सैंडविच। सबसे पहले एंटीबॉडी, उसके बीच में एंटीजन और वापस उसको कवर्ड अप कर लिया है एक दूसरी सेकेंडरी एंटीबॉडी ने विच इज एंजाइम कंजुगेटेड। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, एक सैंडविच मिल गया है बेसिकली, है ना, एंजाइम बॉन्ड टू माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव्स होती हैं प्लेट पे उसमें बाउंड हो जाता है ना। ये पिक्चर आप देख सकते हैं सैंडविच एलाइजा का। कैप्चर्ड एंटीबॉडी है टारगेटेड एनालाइट से, जिसे हम एंटीजन बोल रहे हैं। एनालाइट्स यहाँ पर क्या है, एंटीजन है। इसको हमें एक्चुअल में क्या करना था, इमोबिलाइज वाली कंडीशन में लाना था। तो कैप्चर्ड एंटीबॉडी ने क्या किया, सबसे पहले उस एंटीजन को कैप्चर्ड किया और पकड़ के उसको इमोबिलाइज कंडीशन में। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी जो ऑलरेडी एंजाइम से कंजुगेटेड है वो आई और उसने उस इमोबिलाइज्ड जो एंटीजन है उसको जाके उसके ऊपर बाइंड हो गई। तो क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी एक सैंडविच जैसा है ना। आप यहाँ देख सकते हैं पीएमबी यूज हो रहा है, ट्राइमेथाइलबेंजीडीन और कलर्ड कंपाउंड को, जिसको आप 50 नैनोमीटर पे रीड कर सकते हैं, 450 नैनोमीटर पे आप उसको एब्जॉर्बेंस देख सकते हैं। ठीक है, पहला हमने नॉन कॉम्पिटिटिव एनालाइजर देखा जिसके हमने 3 टाइप देखे बेसिकली, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, देन सैंडविच एनालाइजर। अब कॉम्पिटिटिव एनालाइजर की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालाइजर क्या होता है, एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोवेल। जो माइक्रोवेल होती हैं वो ऑलरेडी एंटीबॉडी से कोटेड होती हैं। सीरम एंटीजन एंड लेबल्ड एंटीजन एडेड टुगेदर। ठीक है, अब उस टाइम उस पे क्या करते हैं हम, सीरम एंटीजन और लेबल्ड एंटीजन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। कॉम्पिटिटिव है, ऑब्वियसली बात है कंपटीशन होगा। हमने रिया में भी देखा है कंपटीशन होता है कि लेबल्ड एंटीजन अटैच होगा एंटीबॉडी से कि अनलेबल्ड एंटीजन अटैच होगा। वो भी एक पूरा सीक्वेंस है जो ऑलरेडी हम रिया में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी क्या है, जो एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोवेल है उसमें सीरम एंटीजन एंड लेबल्ड एंटीजन दोनों को हमने ऐड कर दिया, उन दोनों के बीच में होता है कंपटीशन। एंटीबॉडी एंटीजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स बाउंड इज inversely related to the concentration of antigen present in sample। जो एंटीबॉडी एंटीजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो इरिवर्सिबली, है ना, बाउंड होता है ना, इरिवर्सिबली बाउंड होता है किसके, एंटीजन की कंसंट्रेशन की। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी एंटीजन की तो उसके इनवर्सली प्रोपोजल की बात करें हम, इनवर्सली प्रोपोर्शन में एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इंक्रीज्ड सीरम एंटीजन रिजल्ट इन रिड्यूस बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंजाइम कंजुगेट। अगर सीरम एंटीजन पे दोनों वहां पे करेंगे, हमने लेबल्ड एंटीजन भी ऐड किया था और सीरम एंटीजन भी ऐड किया था। अब क्या हो रहा है, जो सीरम एंटीजन इंक्रीज अगर हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंजाइम कॉन्जुगेट विद द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग लेस एंजाइम एक्टिविटी एंड येलो कलर फॉर्मेशन। यहाँ पर वही हम यूज करते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट का यूज करते हैं जो हमें कलर फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सीरम एंटीजन का लेवल बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से बाइंडिंग जो होगी एंटीजन की एंजाइम कंजुगेट से वो कम होती जाएगी, है ना, with the antibody producing less enzyme activity and yellow color formation. Used to determine a small molecule like thyroid hormone, T3, T4 and progesterone. वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी आप डिटरमाइन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एलाइजा का यूज करते हैं। थायराइड हार्मोन डिटेक्शन के लिए हम कॉम्पिटिटिव एलाइजा यूज करते हैं। ठीक है, वो प्रोजेस्टेरोन के लिए। नाउ द थर्ड एलाइजा टेक्निक इज 5 मल्टीपल एंड पोर्टेबल एलाइजा। पोर्टेबल है ना, a newer technique used in solid phase made up of an immunosorbent polystyrene rod with 8 to 12 protruding ogives। इसका मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी अभी कि ओगिव्स क्या होते हैं। ये एक रिसेंटली न्यूअर टेक्निक है एलाइजा की, जिसमें हम 8 से 12 प्रोट्रूडिंग ओगिव्स का यूज करते हैं, है ना, जिसमें क्या होती है, इम्यूनोसॉर्बेंट पॉलीस्टीरीन रॉड्स होती हैं। The entire device is immersed in a test tube containing the collected sample and the following step। है ना, ये सारी जो एंटायर जो डिवाइस है वो टेस्ट ट्यूब से कनेक्टेड होती है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, कलेक्टेड सैंपल होता है।
हम उसको कैसे स्टेप वाइज डिटेक्ट करते हैं ये देखिए। वॉशिंग, इंक्यूबेशन इन कंजुगेट एंड इंक्यूबेशन इन क्रोमोजेनियस, है ना, इस कंडीशन में हम उसको स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। आर कैरिड आउट बाय डिपिंग द ओगीव्स इन माइक्रोवेव ऑफ स्टैंडर्ड माइक्रोप्लेट प्री फिल्ड विथ रिएजेंट। कुछ ओगीव्स हैं, है ना, कैरिड ओगीव्स जो है उनको हम डिप करते हैं माइक्रोवेव में, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, माइक्रोवेव ऑफ स्टैंडर्ड माइक्रोप्लेट, जो माइक्रोप्लेट पर जो माइक्रोवेव रखी हुई है उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, डिप करवाते हैं, जो ऑलरेडी प्री फिल्ड है विथ रिएजेंट, जिनमें ऑलरेडी वो रिएजेंट फिल्ड है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उसमें फिल है। ये देखिए, ये है ओगीव्स एंड रैक। ये जो आप ऊपर वाला जो फॉर्म देख रहे हैं जो निकली हुई है, जो मैंने आपको बताया था 8 to 12 वाली जो है, ओगीव्स, ये ओगीव्स दिख रहे हैं आप, ठीक है, और ये प्लेट है, इसके अंदर जस्ट आप उस ओगीव्स को इंजेक्ट करा देते हैं। तो वॉशिंग है, फिर इंक्यूबेशन इन कंजुगेट है, एंड फाइनली इंक्यूबेशन इन क्रोमोजेनियस है, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ एलाइजा की अगर हम बात करें, एडवांटेजेस ऑफ एलाइजा देखेंगे हम, डिसएडवांटेज भी एलाइजा के देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एलाइजा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, रिएजेंट आर रिलेटिवली चीप एंड हैव लॉन्ग सेल्फ लाइफ। रिएजेंट्स जो हैं वो थोड़े से कम कॉस्टली आते हैं, और उनकी जो लॉन्ग लाइफ होती है, जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूज नहीं किया है तो वो खराब हो जाएंगे, है ना, उनकी लाइफ लॉन्ग होती है, सेल्फ लाइफ। इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, विच इज एंजाइम कंजुगेटेड, है ना। नो रेडिएशन हैजार्ड अकरिंग ड्यूरिंग लेबलिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, है ना। जैसा कि रिया में हमने डिस्कस किया था कि भैया रेडिएशन हैजार्ड के बहुत ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं, ऑब्वियसली बात है, रेडियो लेबल्ड एंटीजन आप यूज कर रहे हो तो वो तो रेडिएशन हैजार्ड करवाएगा ही ना, लेकिन एलाइजा में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर यूजिंग एंजाइम, है ना, तो इसमें रेडिएशन का कोई खतरा होता नहीं है, डिस्पोजल वेस्ट भी आज मतलब हो जाता है। इजी टू परफॉर्म एंड क्विक प्रोसेस, इजी टू परफॉर्म है, जो हमने पोर्टेबल देखा, मल्टीपल एंड पोर्टेबल जो देखा वो तो और ही इजी है एज कम्पेयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कंपैरिजन में। इजी टू परफॉर्म एंड क्विक प्रोसीजर, जो नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे लिए एलाइजा का वो है इसको परफॉर्म करना इजी होता है, प्रोसीजर भी इसकी बहुत जल्दी हो जाती है, क्विकली हो जाती है। इक्विपमेंट इज वाइडली अवेलेबल, इक्विपमेंट जो इसमें यूज होते हैं वो इजीली और बहुत अच्छी लेवल पे अवेलेबल होते हैं हमें। इट कैन बी यूज टू अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन, इसे हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन का डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड ऑन मोस्ट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल लाइक प्लाज्मा, सीरम, यूरिन, सेल एक्सेट्रा, ठीक है ना, मतलब एक्सट्रैक्ट। आप बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल जो होते हैं अलग अलग, उन सब के डिटेक्शन के लिए, उनकी क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए आप इसका यूज, इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। तो ये हुए हैं एडवांटेज ऑफ एलाइजा। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ एलाइजा की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है, जो चीज हमारे लिए यूज के लिए बनी होती है उसके कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो वैसे ही एलाइजा की भी डिसएडवांटेज है। फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स देन मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सम टाइप ऑफ रेडियोआइसोटोप्स। ये तो है ही, एंजाइम एक्टिविटी मींस एंजाइम के लिए हर एक चीज इस बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर, उसका पीएच, स्पेसिफिसिटी, सब कुछ एक प्रॉपर होना चाहिए, तभी एक एंजाइम की कंप्लीटली एक्यूरेट एक्टिविटी होती है। रेडियो आइसोटोप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एलाइजा इज मोर कॉम्प्लेक्स देन रिया। एंजाइम एक्टिविटी में भी अफेक्टेड बाय प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट, मैंने जैसा आपको बोला कि एंजाइम जो होता है वो बहुत सारी चीजों से इफेक्ट हो जाता है। एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनसे अफेक्ट होती है, तो उसमें एक आता है प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूट जितने भी होते हैं वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। किट्स आर नॉट चीप, एलाइजा की जो किट्स आती हैं वो चीप नहीं होती हैं, जो कि हम इसमें एंजाइम का यूज कर रहे हैं। वेरी स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एंटीजन बट वॉन्ट रिकॉग्नाइज अदर एंटीजन। स्टार्टिंग से हम एक चीज बोलते आ रहे हैं कि प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है विच इज एंजाइम कंजुगेट इज वेरी स्पेसिफिक, तो इट मींस इसके वो स्पेसिफिसिटी की वजह से अदर एंटीजन्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव पॉसिबल रिजल्ट भी हमें मिल सकता है।
स्पेशली विथ म्यूटेटेड एंड अल्टर्ड एंटीजन। इनके साथ हमें जो होता है या तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है या नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें मिल सकता है। नाउ इट्स ऑल ओवर अबाउट द ELISA techniques. In short, hope all understand about ELISA, and it's all about my today's video. Thank you so much. Have a good day.